विधानसभा के अंदर है। माता गुजर कौर जी के नाम के ऊपर एक वीएलडीए कॉलेज बनना था सर, वो 2017 से घोषणा पेंडिंग है। और मिनी सेक्रेटरिएट सर यानी लगभग 7 साल हो गए, ये सब घोषणाएं सर अनकंप्लीट हैं। और उनमें इनकंप्लीट होने के बावजूद सर जो दिक्कत आ रही है, जिस तरह अरविंदर जी ने कहा कि डिपार्टमेंट को एक टेंडर, एक एफिडेविट फाइल करके सर रीटेंडर की प्रोसेस जब तक नहीं चलाएंगे, सब जुडिस मैटर तो 7 साल हो गए सर, 6 साल, ये तो पता नहीं कितने साल और चलेंगे। और सर मेरा निवेदन है, एक तो फिलहाल आपको बता दें कि बजट भाषण तो विधानसभा की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्यवाही। वहीं सुनैना चौटाला ने दादरी के अस्पतालों का मुद्दा भी उठाया है। तो आपको बता दें कि प्रश्नकाल के चर्चा के दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काम का समय तय करने के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कितने दिनों तक फाइल रख सकते हैं, इसको तय किया जाए। मंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया और इस पे काम शुरू होने वाला। दूसरी जो इन्होंने बताया यूएलबी की, जो अम्बाड़ा शहर में इस कार्य का निरीक्षण हो गया और निरीक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस घोषणा को सरकार की दिव्य नगर योजना के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है, जिसमें लागत का 50% राज्य सरकार और 50% नगर निगम वहन करेगा। तदनुसार विभाग द्वारा 15/2/2023 को कमिश्नर नगर निगम अम्बाड़ा को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में कहा गया है। 3 नॉट फिजिबल है इनकी, उसमें एक तो नंगल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और दूसरा अम्बाड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास गेस्ट हाउस, ये इनकी, और तीसरी अम्बाड़ा शहर में बस स्टैंड के पास रेडी बाजार की स्थापना, ये 3 नॉट फिजिबल हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो घोषणाएं हैं उनका शायद कुछ पैसा बढ़ गया खर्च करने का, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया कि जितने पैसे की जरूरत है वो उपलब्ध करा। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री भव्य बिश्नोई विधायक ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे निजी व्यस्तता के चलते दिनांक 22 एवं 23 फरवरी को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार श्री सुरेंद्र पवार विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री संदीप सिंह मुद्रण तथा लेखक सामग्री राज्य मंत्री ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया कि बीमार होने के कारण आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय आरोही मॉडल स्कूल गोंग एवं रामगढ़ पांडवा जिला कैथल और राजकीय आरोही मॉडल स्कूल घासो खुर्द जिला जींद के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। मैं सभी सदस्यगण अधिकारीगणों को आमंत्रित करता हूं कि आज 22 तारीख को संध्या 8 बजे मेरे निवास स्थान पर रात्रि भोज के लिए आऊंगा। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मॉडल स्कूल वाले आए हैं, मंत्री जी से अनुरोध करते हैं आरोही स्कूल की जो मांगे हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल और आज तो बच्चे भी विधानसभा में आपके आगे आकर पेश हुए हैं, तो अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं, काइंडली आरोही मॉडल स्कूल की जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स में सिचुएटेड है, उनका काइंडली उनका ध्यान रखा जाए। हमेशा पॉलिटिक्स करते हो, कोई समय तो छोड़ दिया करो। माने मैं आप अपना क्वेश्चन लगाइए, आप इशू रेज करिए।
हाँ, तो वो फिर उसका जो है आप वो बच्चे आए हैं, उनको बच्चों को तो बख्श दो आप। नहीं, कोई डिमांड नहीं है। नहीं, मेरे पास कोई डिमांड नहीं आई है बच्चों की। आप माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय में, हाँ ठीक है, वो हो गया ना, तो अब उनके सामने क्या बताने की जरूरत है उनको। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय में प्रायः ऐसा देखने में आ रहा था कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय का अधिकतर कार्य मुख्यतः अंग्रेजी में किया जा रहा था, जबकि हरियाणा राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राज्य के लोगों की भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा का प्रयोग हमारे दिन प्रतिदिन के कामकाज में किया जाए। विभिन्न राज्यों में उनकी क्षेत्रीय भाषाएं आधिकारिक कार्यों एवं निर्देशों के लिए अंग्रेजी भाषा की जगह ले रही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 अनुसार हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान किया है। साल 1969 में हरियाणा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार हिंदी को हरियाणा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। इसलिए मैंने दिनांक 3 फरवरी 2023 को हरियाणा विधानसभा सचिवालय में आधिकारिक कार्य निर्देशों, परिपत्र, अधिसूचना, नोटिंग यानी टिप्पणी लेखन सत्र का कार्य हिंदी में तत्काल प्रभाव से किए जाने के आदेश दिए। मैंने यह भी आदेश दिए कि कार्यालय में जो पत्र हिंदी भाषा में आते हैं उनका जवाब केवल हिंदी भाषा में ही दिया जाए और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मात्र दूसरे राज्यों से पत्राचार एवं कुछ कानूनी दस्तावेजों के संबंध में करना स्वीकार्य होगा। इन आदेशों की एक प्रति मुख्य सचिव हरियाणा सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधान सचिव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सूचनार्थ हेतु भेज दी गई। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन 10 जनवरी से 12 जनवरी 2023 तक जयपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में और मैंने और उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा जी ने एवं सचिव हरियाणा विधानसभा ने भी भाग लिया। उपरोक्त सम्मेलन में 9 संकल्प पारित किए गए, जिसकी प्रति सभी माननीय सदस्यों के पठन के लिए नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रख दी गई है। सम्मेलन के संकल्प 1 में भारत सरकार और भारत की संसद को जो G20 राष्ट्रों के समूह और संसद 20 पार्लियामेंट 20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर अभिनंदन किया गया और भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करने और समता, समावेशिता, बंधुत्व, शांति और संवहनीय जीवन शैली के लिए वैश्विक नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प किया गया। यह सदन भी भारत की संसद को G20 राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने पर गौरवान्वित है और भारत को मिले वैश्विक नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प करता है। संकल्प 2 में राष्ट्र के विधायी निकायों के माध्यम से कानून बनाने में भारत की जनता की प्रधानता में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए राज्य के सभी अंगों को हमारे संविधान में निर्दिष्ट संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने का आह्वान किया गया। यह सदन भी कानून बनाने में भारत की जनता की प्रधानता में अपना विश्वास व्यक्त करता है। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसका हम सभी सम्मान करते हैं और ये आशा करते हैं कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका भी संविधान में निर्दिष्ट शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करें। संकल्प 3 में नव स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष ज्वलंत विषयों के समाधान के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों के अनुकरणीय आचरण को ध्यान में रखते हुए तथा सहयोग, सामंजस्य एवं विभिन्न विचारधाराओं के समन्वय की भावना के अनुरूप यह संकल्प किया गया कि विधायी निकायों की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी और सदस्यों की अधिक भागीदारी तथा विधानमंडलों की सभाओं के सार्थक कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम
प्रथाओं को शामिल करते हुए आदर्श समरूप नियम प्रक्रियाएं बनाई जाएं और यह कि अमर्यादित तथा असंसदीय आचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियम प्रक्रियाओं में सदस्यों के लिए आचार संहिता को शामिल किया जाए। यह सदन भी इस बात को स्वीकार करता है कि विधायी निकायों के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों की विस्तृत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी हो सके। संकल्प 4 में हमारे विधायी निकायों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों द्वारा सरकार से प्रश्न पूछे जाने के समय सिद्ध साधन के महत्व को स्वीकार करते हुए सभी राजनीतिक दलों को आह्वान किया गया कि वे आम सहमति से निर्णय लें कि विधानमंडलों की सभाओं में विशेष रूप से प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। यह सदन भी मानता है कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसलिए इस विधानसभा ने हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 45A के अंतर्गत यह प्रावधान किया है कि प्रत्येक सदस्य प्रति माह 3 सवाल पूछ सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को यह कर्तव्य है कि प्रश्नकाल के दौरान सदन में व्यवधान उत्पन्न न हो, क्योंकि अगर प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो सदस्य अपने सभी प्रश्नों का जवाब सरकार से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संकल्प 5 में हमारे विधानमंडल के संचालकों के रूप में समितियों की भूमिका को पहचानते हुए समिति प्रणाली को सशक्त करने और कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा की सीमा और दायरे को बढ़ाने के लिए भारत में सभी विधायी निकायों से सार्थक कदम उठाने का आह्वान किया गया। यह सदन भी मानता है कि समिति प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा भी समय समय पर होती रहनी चाहिए। समिति प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष 8 तदर्थ समिति गठन करने का फैसला किया गया था। सदन ने जब बजट की समीक्षा के लिए अलग अलग मांगों पर 8 स्थायी समिति गठित की जा चुकी हैं। संकल्प 6 में संघ और राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए बैठक में संकल्प लिया गया कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष को राज्य सरकारों से विस्तृत विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया जाए। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन में केवड़िया गुजरात में 25 और 26 नवंबर 2020 को राज्यों के विधानमंडलों ने अपनी वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए संकल्प किया था तथा शताब्दी पत्र के अवसर पर 17 से 19 दिसंबर 2021 को शिमला में आयोजित हुए सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था कि सभी राज्य विधानसभाओं में वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और इसी के तहत महासचिव लोकसभा ने मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के दिनांक 31 दिसंबर 2021 द्वारा हरियाणा सरकार से अनुरोध किया था कि हरियाणा विधानसभा के साथ परामर्श के साथ वित्तीय स्वायत्तता पर विचार किया जाए। यहाँ यह भी बताना उचित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा को वित्तीय सहायता देने की घोषणा सम्मेलन के दौरान ही कर दी थी। संकल्प 7 में यह संकल्प लिया गया कि भारत में सभी विधायी निकाय अधिक क्षमता, पारदर्शिता और परस्पर संपर्क की दृष्टि से विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड में भाग लेने हेतु सभी कदम उठाएंगे। हरियाणा विधानसभा भी इस दिशा में प्रयासरत है और इसी के तहत अगस्त 2022 से नेवा पोर्टल पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से कागज का प्रयोग कम से कम किया जाए तथा सभी कार्य डिजिटल माध्यम से हों ताकि विधानसभा के सभी कार्य पारदर्शिता से और परस्पर संपर्क प्रभावी रूप से हो सके। संकल्प 8 में सदस्यों को की प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने और विधायिका के कार्यकरण की कार्योत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से इस संकल्प को दोहराया गया कि एक निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से चुने गए विधायी निकायों हेतु वार्षिक आधार पर एक उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार की शुरुआत की जाए। यह सदन हर वर्ष उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार की शुरुआत बहुत पहले कर चुका है। इसका उद्देश्य यह है कि सदस्यगण विधानसभा के कार्यों में अपनी अत्यधिक रुचि लें ताकि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यह सदन उत्कृष्ट विधायिका एवं विधायी निकायों हेतु वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत का स्वागत करता है। निश्चय ही
इस पुरस्कार से विधायिका की कार्यपालिका बढ़ेगी। संकल्प 9 में यह संकल्प लिया गया कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों तथा विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के सभी संभव प्रयास किए जाएं। इस संदर्भ में हमारा ये प्रस्ताव है कि विधानसभा के नियमों, प्रक्रियाओं की जानकारी विद्यार्थियों, महिलाओं तथा समाज के सभी वर्गों को दी जाए। इसी के तहत हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों, विश्वविद्यालयों के बच्चों को अध्यापकों की सदन की कार्रवाई दिखाने के लिए निरंतर बुलाते रहते हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। हमने विधानसभा सत्रों की कार्यवाही का लाइव प्रसारण भी शुरू कर दिया है, ताकि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ये आपके सूचनार्थ था। हरियाणा में भी होने की तैयारी में है, हो जाएगा। सब आपका सहयोग रहेगा तो सब कुछ होगा। माननीय दर्शकगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। मैं सूची बोल रहा हूं। जो कल नहीं बोल पाए थे उनमें श्री मोहनलाल बडौली जी कल क्योंकि बीमार थे वो नहीं बोल पाए थे, श्री सुभाष गांगुली जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, श्री जगदीश नैयर जी, श्री मोहम्मद इलियास जी, श्री शमशेर गोगी जी, श्री मावन खान जी, श्री भारत भूषण बत्रा जी, श्री चिरंजीव राव तो बोल लिए थे कल, श्री चिरंजीव राव जी कल बोले नहीं आप? ठीक। आज के इसके बाद जो आज की सूची है उसमें जो कल आ चुके हैं वो हमने नहीं लिए। श्री नयनपाल रावत, श्री जगदीश नैयर, मावन खान, श्री सोमवीर सांगवान, श्री कुलदीप वत्स, श्री असीम गोल, श्री ईश्वर सिंह, श्री बिशंबर सिंह जी, श्रीमती निर्मल रानी जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्रीमती गीता भुक्कल जी, श्री घनश्याम सराफ जी, रावदान सिंह जी, श्री लीलाराम जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री अमित सिहाग, श्री प्रमोद विज, श्री प्रदीप चौधरी और श्री रामनिवास जी। ये जो सूची है, अब आज नहीं आएगा तो नेक्स्ट उसमें आएगा। जब भी आएगा 0 आवर जब भी होगा, क्योंकि अगले जो 4 दिन होंगे लास्ट वाले उनमें आएगा। श्री हाँ जी, पेशेंट डिस्कशन का फेट बोल रहे थे। हाँ जी, एक मिनट सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं। आपका नाम? श्री रामकरण जी, श्री राकेश दौलताबाद जी, श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री अमरजीत ढांडा जी और श्री दीपक मंगला जी। ये जो ऐसा है कि आज आ सकेंगे, नहीं तो जो अगले जो शून्यकाल होगा उसमें आएंगे। कल शून्यकाल नहीं है, कल तो बजट है। आज हमारा ये 5-5 मिनट का है, 12 लोगों का बोलने का है। श्री मोहनलाल बडौली जी। अध्यक्ष जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। तबीयत ठीक नहीं। श्री सुभाष गांगुली जी। हाँ जी, एक मिनट जी। हाँ, ये जो बजट सत्र 2023 के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव, सूचनाओं का विवरण, कॉलिंग अटेंशन 68 प्राप्त हुए, 63 जो है ये जो इनमें से सूचना संख्या 13 के साथ 57 संलग्न है, जो कि दिनांक 21/2/23 के लिए स्वीकृत थी, को अन्य तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। अल्प अवधि चर्चा संख्या 1, श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री भारत भूषण बत्रा विधायक, श्री आफ्ताब अहमद विधायक को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 में परिवर्तित कर दिया है। सूचना संख्या 50 के साथ ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 श्री नीरज शर्मा विधायक संलग्न है, जो कि 22/2 को स्वीकृत है, आज के लिए स्वीकृत है। ये तो मैं आपको बता रहा था कि ये 63 जो हैं अभी विचाराधीन है। एक के लिए हमने सरकार से कमेंट मांगे हैं। एडजर्नमेंट मोशन 2
प्राप्त हुए हैं जो भी विचाराधीन है। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन 2 ये भी अभी विचाराधीन है। अल्प अवधि चर्चा शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन, इसके लिए 2 सूचनाएं प्राप्त हुई, 1 विचाराधीन है। प्राइवेट सदस्य बिल, एक जो शॉर्ट ड्यूरेशन था वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट कर दिया। प्राइवेट मेंबर बिल कोई नहीं, एक था लेकिन विधेयक में कुछ कमियां होने के कारण संबंधित विधायक को वापस भेज दिया गया। बिल्स हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 ये सरकार की तरफ से बिल आया। अब सुभाष गांगुली जी। अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सफीदों के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने आज से 4 साल पहले किया था और जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है, मिट्टी पानी भी टेस्ट हो चुका है। उसके साथ 6 और नर्सिंग कॉलेज की घोषणा हुई थी, वो भी लगभग सभी के सभी बन चुके हैं। और जिस शिलान्यास पर 100 ईंटों की दीवार बनाकर शिलान्यास किया गया था, वो 100 ईंट भी वहां पर नहीं है और सफीदों के अंदर अब तक उस घोषणा के ऊपर कोई भी अमल नहीं हुआ। आज पूरे 4 साल उस घोषणा को हो चुके हैं। फरवरी 2019 में उसकी घोषणा हुई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से डिमांड करता हूं, क्योंकि उन नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, बच्चियां हैं हमारी, वो एक गर्ल कॉलेज के अंदर उनकी क्लास लगती हैं, आज तक भी उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ। और वो बच्चियां अध्यक्ष जी बसों के संचालन के लिए और बिल्डिंग के लिए बच्चियां यहां डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस में आई थी। किसी ने अनऑथराइज रूप से उनको ये शंका व्यक्त करी कि आपके इस नर्सिंग कॉलेज को सफीदों से उठाकर और कहीं भी ले जाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पैरामेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उसको भी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर की बात है। वहां तो जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है, क्लासें भी लगती हैं। आज 650 के लगभग बच्चियां वहां पर गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज में उनकी क्लासें लगती हैं। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि उस गर्ल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाए, ताकि वो बच्चियां अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से वो कर सकें। इसी प्रकार से परसों 20 तारीख को हमारे जींद जिला के 8 ब्लॉकों के सरपंच डीसी साहब को ज्ञापन देना चाहते थे। सिर्फ उनका ज्ञापन देने का इरादा था और वो ज्ञापन देने के लिए जब डीसी ऑफिस में गए तो उनके सामने नायब तहसीलदार या तहसीलदार को भेज दिया गया और कहा कि डीसी साहब तो व्यस्त हैं। और वो इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि हम जो ज्ञापन है वो डीसी साहब को देंगे, लेकिन उसकी एवज में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और सरकार ने एक व्यवस्था तो कर दी कि 50% महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दे दिया, लेकिन एक व्यवस्था और भी करनी चाहिए थी कि जो महिला सरपंच यदि कोई प्रदर्शन करें तो उस प्रदर्शन में कम से कम महिला पुलिसकर्मी तो जरूर उनसे लाठीचार्ज करें या उनसे वो जो भी व्यवस्था करनी है वो देखें। बुजुर्गों को और महिला जो सरपंच थी उनको भी पुलिस कर्मचारियों द्वारा लाठियों से पीटा गया, जो कि निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है और इसको किसी भी तरीके से सहन करने वाली बात नहीं है। और वही डीसी साहब ने उनकी पिटाई करने के बाद कल वो ज्ञापन फिर कल भी तो लिया, उस ज्ञापन को परसों भी तो लिया जा सकता था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देना चाहते थे। ज्ञापन देना सबका अधिकार है और प्रदर्शन करना भी सबका अधिकार है। इस प्रकार की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार ने नहीं अपनाना चाहिए और इस पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारी सफीदों की नगर पालिका में अपना खुद का बजट, खुद की इनकम बहुत कम है, उसको विशेष अनुदान देकर सफीदों की नगर पालिका को विशेष अनुदान दिया जाए ताकि वहां के विकास कार्य हो सके। इसी प्रकार से मैं गर्ल कॉलेज पिल्लूखेड़ा की बात करता हूं, उसकी जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है और पिछले 4 साल से उसकी क्लासें एक गवर्नमेंट स्कूल है पिल्लूखेड़ा में, उसमें लगती हैं
और कम से कम उस बिल्डिंग को भी जल्दी से जल्दी गर्ल कॉलेज की बिल्डिंग को बनाया जाए। इसी प्रकार से मैं आपका ध्यान अध्यक्षा जी, मैं आपका ध्यान, सरकार का ध्यान इस बात और दिलाना चाहता हूं कि हमारे एरिया के अंदर जींद जिला और पानीपत जिला के अंदर जो एनसीआर में आता है उसके अंदर पोल्ट्री का बहुत बड़ा व्यवसाय है और उस पोल्ट्री के व्यवसाय के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि 24 घंटे बिजली की निरंतर जरूरत रहती है और जो पोल्यूशन बोर्ड इंडिया है उसने उसको वो किया हुआ है कि जनरेटर सेट को प्रतिबंधित किया हुआ है। एसेंशियल चीजों की श्रेणी में पोल्ट्री को लाके और उनके जनरेटर सेट की इजाजत दी जाए ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। और वहां पर इस प्रकार से भी एक काम जो बड़ा जोर शोर से चला हुआ है, प्रदूषण बोर्ड, ऑल इंडिया के जो प्रदूषण बोर्ड के लोग हैं वो आते हैं और हमारी यूनिटों को का बिजली का कनेक्शन कटवा कर और जाते रहते हैं और वो कनेक्शन जुड़वाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है वो हमें ही पता है कि 20-20 दिन तक भी वो कनेक्शन वापस नहीं जुड़ पाता। मैंने मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन दिया था। मैं तो पूर्व जो निवेदन आप करें जी, मैं अभी एक मिनट, तो मैं 5 मिनट का टाइम है जी, 5 मिनट ऊपर जी। मैं तो निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया है वो भारत सरकार से मिलकर हमारे को ये इजाजत दिलवाए। इसी प्रकार से मैं मेरे विधानसभा I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का यह सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच लाखों रुपए जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, ये विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डसमंड टूटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।
नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, अगर आप लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं, अगर आप लोग अपना ख्याल रखना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीधा बताया जाता है और जोड़ा जाता है यूनानी से, आयुर्वेद से और घरेलू नुस्खों से, जिन्हें अपना के आप लोग रोग मुक्त हो सकते हैं, जिन्हें अपना के आप लोग अपने जीवन की उपयोगिता समझ सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जिसको कोई बीमारी हो गई है, जिसे कोई रोग हो गया है, वो दूसरे पर निर्भर होने के साथ साथ कोई कार्य नहीं कर पाता है। खुद वो ऐसा बेजान सा हो गया है कि समझ नहीं पाता कि मैं कैसे ठीक हो पाऊं। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति जानता है जो लाख ट्रीटमेंट ले चुका होता है और डॉक्टर्स भी हार चुके होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना होता है कि आप नहीं ठीक हो पाएंगे, अगर आप दवाइयां लेते रहेंगे तो थोड़ी बहुत आपको राहत मिल पाएगी। तो व्यक्ति जो वो निराश हो जाता है, उस निराशा को दूर करता है ये कार्यक्रम, क्योंकि आप लोगों को बताए जाते हैं हकीम साहब द्वारा वो बेहद कीमती नुस्खे, जिन्हें अपना के आप रोग मुक्त हो सकते हैं। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, रोग संबंधी कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, अगर मैं बात करूं हार्ट प्रॉब्लम को लेके, जिन लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है, तो क्या ये हार्ट अटैक सिर्फ एक ही बार पड़ता है, 2 बार, 3 बार, शायद तीसरी बार तो व्यक्ति झेल ही नहीं पाएगा? और ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती क्यों है? हार्ट पेशेंट इतने ज्यादा अब बढ़ते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? देखिए, हमारा जो बॉडी का निजाम, सिस्टम है, उसमें हर चीज अपने तरीके पर अगर काम करे तो हम रोग मुक्त कहलाते हैं। और अगर वही चीज़ें जिनसे हमारा जीवन, जिन पर निर्भर है, वही चीज़ें कम या ज़्यादा होने लगें तो हम मरीज़ कहलाते हैं। एक मर्ज़ हमारे 40-45 के बाद शुरू होता है, जिसका हमें पता ही नहीं होता, और वो है कोलेस्ट्रॉल। ये एक सिस्टम है कि 40-45 साल के बाद हर किसी का, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, खून गाढ़ा होने लगता है। और इस गाढ़े खून को जब फेंकने में हमारे दिल पर परेशानी होती है, क्योंकि गाढ़ी चीज़ मुश्किल से फेंक पाता है वो, तो हम हार्ट के मरीज होने लगते हैं। और यह हम ये कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी युक्त खून होता है, तो हमारे दिमाग से भी बहने में इसको बड़ी मुश्किल आती है और दिल से भी। तो अगर ये दिमाग में फंस जाए तो दिल का दौरा, और दिल में फंसता है, दिल की रगों में, तो दिल का दौरा। ये 2 तरह के अटैक होते हैं, जिन्हें आसान जबान में, भाषा में दौरा कहते हैं जी। और ये दौरे जिसको भी पड़ते हैं, बार बार पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं अक्सर एक नुस्खा बताता हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 40-45 साल के बाद खून पतला करने के लिए कुछ लिया करें। और घरेलू नुस्खों में अदरक, लहसुन एक अच्छी चीज मानी जाती है। चलिए, अब इसी के साथ पहली कॉलर है एमपी से हेमलता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए। हेलो जी। हेलो जी जी। हाँ, मेरे को 30 साल से सोराइसिस है मैडम, और मैं हार्ट के पेशेंट हूँ। उम्र क्या है आपकी? मेरी 60 की हो गई। ठीक है, यार तुम्हारे सुनाई नहीं, रबीट लगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका सब कुछ हम तक पहुंच गया, जो भी आपका मैसेज था। अब जवाब आप सुन लीजिए। देखिए, दिल की भी मरीजा हैं आप, और सोराइसिस भी है, और एक बड़ा अच्छा नुस्खा है दिल के मरीजों के लिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए, और सोराइसिस के मरीजों के लिए। और उसे कहते हैं जैतून का सिरका। लिख लीजिए आप, मुश्किल से मिलेगा।
लेकिन जैतून का सिरका लें और रोज़ाना 3 चम्मच पानी में मिलाकर 1 गिलास रात को पी लिया करिए। ये आपके दिल का भी ख्याल रखेगा और आपके सोराइसिस का भी। वक्त लगेगा, 5-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन आपको फायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है यूपी से संतरी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, अजी मुझे से बात करनी है, हमारी बात कराओ। कर लो जी, कर लो, मैं बात कर रहा हूँ, बताओ क्या सवाल है। अजी ये सवाल है, हमारे घुटनों में मतलब खींच मारती है, दर्द मारते हैं हमारे में। अच्छा, कितनी आयु है आपकी? 60 साल है जी। देखिए, आप ठीक हो सकते हैं अगर आप मेरी 2-3 बातें मान लें। एक तो ज़्यादा मेहनत ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट का, जैसे कुर्सी वाला बाथरूम होता है ना, उसका उपयोग करें अपनी ज़रूरत में। और गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है जो नकली बहुत मिलता है, असली हासिल करें। असली काला गोंद बस 100 ग्राम खरीद लें। ये 10-12 रुपए रोज की खुराक है। आधा ग्राम सुबह खाना है, आधा ग्राम शाम। अगर 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो ये अपने खत्म होने से पहले रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। लेकिन कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। असली ले लीजिए, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। इसको इस्तेमाल करने से आपको फायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है पीलीभीत से श्यामा सोनी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। मैं अपने पति के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी मैम। जी। ये उन्हें 2005 में पैरालाइसिस हुआ था। तो इलाज हुआ उनका काफी। तो अब थोड़ा ये है कि थोड़ा चल फिर लेते हैं, अपने आप लेट्रिन बाथरूम हो आते हैं, नहा भी लेते हैं। पहले तो बहुत दिक्कत थी मैम। तो और कभी कभी उन्हें खांसी जब आती है तो बलगम में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। उसका भी इलाज बहुत कराया, वहाँ भोपाली तक भी गए, लेकिन ये समस्या दूर नहीं हुई। जी। कितनी आयु है पतिदेव की? जी है 68 साल। 68 साल। खूब ख्याल रखिए। इसी तरह सारी पत्नियां अगर अपने पतियों को ख्याल रखें तो ऐसे पति का ठीक होना भी मुमकिन है। और देखिए, एक नुस्खा बनाइए, बहुत कामयाब नुस्खा है ये। हमारे अनुभव के अनुसार ये जो लोग लेते हैं उनको बहुत सारे रोग नहीं होते। और जिनको भी ये फालिज होता है, बार बार होता है, एक तो ये उससे बचा लेता है। फिर दिल का रोग नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, और पेट भी इससे अच्छा रहता है। देखिए, आसान भी है, मुश्किल भी है नुस्खा। आसान इसलिए है कि घर में चीज़ें हैं। नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस 1-1 लीटर निकालें। 1-1 लीटर तीनों का रस निकालें, अदरक, लहसुन, नींबू। और 1 लीटर लें जैतून का सिरका। इन सबको मिला दें और 3-3 चम्मच सुबह शाम इन्हें दिया करें। इनके पैरालिसिस में भी बहुत आराम होगा और इनके नस नस खुल जाती है इससे। ख़ासतौर पर कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है और इसका अनुभव ऐसा है कि दोबारा से ये अटैक नहीं आने देता। और जो सीने से कफ या कुछ आ जाता है इनको, खून वगैरह, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 2 बार पिलाएं, खाने के पश्चात पीना बेहतर है। बिल्कुल। हकीम साहब, हमारे पिछले प्रोग्राम में कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी आरती शुक्ला यूपी से, जिनके 5 सवाल थे और हम एक ही का जवाब दे पाए थे। तो अब हम उनके पहले सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि क्या पता उनकी कॉल ना लग पाए और वो इंतजार कर रही हूँ कि आप कब जवाब देंगे। तो उनका वो दूसरा सवाल था अपनी माताजी को लेके, जिनको